गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबको विदित है, मैं रामजी गुप्ता और मेरा जो YouTube चैनल है उसमें सर्विस मैटर्स पे मैं आपसे चर्चा करता रहता हूँ। तो आज एक बार फिर मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूँ, और आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, compliance requirement by CPIO, APIO with common pitfalls। तो देखिए, ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005, ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक कानून है, और ये कानून जो है प्रो एप्लीकेंट बहुत ज्यादा बना हुआ है। हिंदुस्तान में यही एक ऐसा कानून है जो प्रो एप्लीकेंट है, और एक तरह से ये इसने सिटीजन्स को एम्पावर किया। अरे आपको ये सुनकर के बड़ा ताज्जुब लगेगा कि इस कानून ने जो है हमारे भारत के नागरिक को इतना ज्यादा सशक्त कर दिया है कि एक तरह से अगर हम कहें कि उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर्स दे दिया है तो ये अतिशयोक्त नहीं होगी। कारण क्या है कि इस कानून ने किसी भी एप्लीकेंट को, चाहे वो रिक्शा पुलर क्यों ना हो, अगर वो किसी भी सरकारी दफ्तर में सीपीआईओ के ऑफिस में जाकर के ये कहता है या अपना प्रतिवेदन देता है कि हमें इंस्पेक्शन ऑफ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या कोई फाइल है उसका इंस्पेक्शन कराइए, तो आपको इंस्पेक्शन कराना पड़ेगा। ये कानून की बाध्यता है। यानी इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है, ये राइट जो है एप्लीकेंट को आपको देना पड़ेगा। और ये काम कि किसी भी दफ्तर की किसी भी फाइल का निरीक्षण करने का ये अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर को ही नॉर्मली हुआ करता है। तो कहने का सिर्फ ये सेंस है मेरा, ये चीज बताने का कि ये बहुत पावरफुल जो है कानून बना हुआ है, और ये प्रो एप्लीकेंट है। भारत के हर नागरिक के सशक्तिकरण की दिशा में ये बहुत बड़ा एक कदम था, ऐतिहासिक कदम था। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। आज हम पर्टिकुलरली जो है कॉमन पिटफॉल्स जो होते हैं उस पर आएंगे। यानी जब हम आरटीआई डील करते रहते हैं तो उस समय वो कौन कौन सी चीजें जो हमें ध्यान रखनी है। अब आप कहेंगे कि सर हमारा तो ट्विन रोल हो सकता है। जैसे एक तो आपको एज ए कॉमन सिटीजन ये कानून जानना चाहिए, इसके सारे आयाम जो है अच्छी तरह से आपको मालूम होने चाहिए, तभी आप अपने इन अधिकारों का जो है प्रयोग कर सकेंगे। और दूसरा, यदि आप किसी सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हैं सीपीआईओ के ऑफिस के बिहाफ में, या एज एपीआईओ या एज सीपीआईओ काम कर रहे हैं, या उनके बिहाफ में आप जो है एक स्टाफ ऑफिसर के रूप में लगे हुए हैं, आरटीआई सेल का काम देख रहे हैं, या आप कोई डीलिंग स्टाफ है लेकिन आरटीआई एप्लीकेशन को आपको डील करना पड़ता है, तो उस स्थिति में भी आपको आरटीआई के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए चलिए, ये देखिए टॉपिक हमने लिया कॉमन पिटफॉल्स, कि वो कौन कौन से कॉमन जो है पिटफॉल्स हैं जो हमें अवॉइड करना है वाइल डीलिंग विद दी आरटीआई। तो अब आइए नेक्स्ट पीपीटी पे हम आपको ले चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पीपीटी आपके सामने खुला हुआ है। ये सिनेरियो बिफोर 2005। मान लीजिए कानून जो है 2005 में बना। अब प्रश्न ये उठता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का जो अधिकार अधिनियम है 2005, क्या इससे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में कभी चर्चा नहीं हुई या कोई कानून नहीं था? ऐसा नहीं। देखिए उससे पहले इसका इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास है। 2005 में जो कानून आया उसकी बहुत पहले से शुरुआत थी, और हमेशा इस पे जो है चर्चा होती रहती है। और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का ये जो है एक रिजोल्यूशन है। तो यूएनओ ने, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इन 1946 इन इट्स फर्स्ट सेशन ब्रॉट रिजोल्यूशन 59(1) फॉर आरटीआई। यानी ये यूएनओ ने पास किया था कि उसके जो सदस्य देश हैं, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, वो सब अपने यहाँ जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है बनाए। तो चलिए 1946 में ये रिजोल्यूशन, इसका एक फोर्स। इसके बाद आइए यूपी गवर्नमेंट वर्सेस राजनारायण, एक केस हुआ था, बहुत प्रोमिनेंट केस है ये, इन 1975 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक डिसीजन हुआ 1975 में यूपी गवर्नमेंट वर्सेस राजनारायण केस में। इसमें भी जो है
इसी दिशा की तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि किसी भी प्रजातांत्रिक देश में जो है राइट टू इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल पॉइंट। फिर इसके बाद एक एक्टिविटी और है, देखिए वर्ल्ड बैंक जो विश्व बैंक है उसने भी ये प्लीडिंग दी थी, उसका भी ये कहना था इसी इशू में 1992 में कि आरटीआई कानून जो है होना चाहिए, यानी लोगों को जो है सूचनाएं पाने का अधिकार जो है होना चाहिए। एक और घटना घटी जो बहुत नोटेबल है, वो है मजदूर किसान शक्ति संगठन। ये एक एसोसिएशन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ लेबरर्स एंड फार्मर्स था, हुआ करता था। एक इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बेस्ट नोन फॉर इट्स डिमांड, और ये बहुत जाना जाता है उस मांग के लिए फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। उसने आरटीआई की मांग करी थी, विच ग्रू आउट ऑफ द डिमांड फॉर मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स इन 1995। तो 1995 में जो है महाराष्ट्र में मजदूर किसान शक्ति संगठन एक एसोसिएशन हुआ करता था लेबरर्स और फार्मर्स का। उसने पहले तो अपना एक आंदोलन धरना प्रदर्शन शुरू किया, डिमांड थी मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स, और फिर जो है उसी में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात उठी, और ये भी एक जो है एक आधार बना कि हमारे देश में जो है वो कानून ये बनाया जाए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 जो 2005 में बना। अब ये देखिए जितनी भी एक्टिविटीज हुई, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन हुआ, वर्ल्ड बैंक की प्लीडिंग हुई, चाहे यूएनओ का रिजोल्यूशन था, सबका जो मेन थीम था उन सबका जो है एक ही आप कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट था। वो क्या था कि पब्लिक अथॉरिटी मस्ट गिव इंफॉर्मेशन, कि जो पब्लिक अथॉरिटी है उसे अवश्य ही सूचना देना चाहिए, किसको, ऑफ ऑल पब्लिक रिलेटेड एक्टिविटीज की, जितनी भी पब्लिक से संबंधित जो क्रियाकलाप है सरकारी दफ्तरों का, किसको, टू द कंट्री में, किस बात के लिए, टू हैव गुड गवर्नेंस एंड रियल डेमोक्रेसी। अगर हम जो है वास्तव में डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हमारा बहुत बड़ा प्रजातांत्रिक देश है और हम लोग जो है विश्व की जो है नंबर 1 प्रजातांत्रिक कंट्री है, अगर ऐसा है तो वो वास्तविक प्रजातंत्र को लाने के लिए देश में और गवर्नेंस को अच्छा बनाने के लिए, यानी हमारा जो है जो शासन है उसकी शुचिता को मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है कि सूचनाएं जो है पब्लिक से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो पब्लिक को मुहैया कराई जाए, हर किसी को जानने का अधिकार है। तो ये सब बैकग्राउंड के साथ जो है 2002 में एक कानून बना इन द ईयर 2002, वो इंफॉर्मेशन एक्ट वो भी था, इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 था, लेकिन वो जो कानून बना 2002 में वो इतना प्रभावी क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें कोई भी दंडात्मक उसमें जो है प्रोविजन नहीं था, कोई भी फाइन लगाने का, कोई भी सीआईसी जैसी संस्था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जैसी संस्था जो एक्ट 2005 में है वैसा उसमें नहीं था। तो कुल मिलाकर के वो 2002 में बना तो कानून, लेकिन वो प्रभावी इतना नहीं था। फिर इस पे विचार चलता रहा और 2005 में आकर के ये आरटीआई एक्ट 2005 ने रिप्लेस कर दिया वो इंफॉर्मेशन एक्ट को 2002 को, और रिप्लेस करके ये एक्ट कानून जो है बहुत ही इफेक्टिव और बहुत प्रभावी लाया गया। और इस कानून में चूंकि पैनल सेक्शन 20 है जिसमें दंडात्मक है, जिसमें एक पूरा सेटअप है, सेकेंड हियरिंग का सीआईसी के लेवल में, फर्स्ट हियरिंग जो है डिपार्टमेंट का सीनियर ऑफिसर, तो यहां पर बिल्कुल क्वासी जुडिशियल सिस्टम है। और फाइन लगाने का, अगर मान लीजिए सीआईसी ये पाती है कि कोई भी ऑफिसर जो है इन द कैपेसिटी ऑफ सीपीआईओ वो बार बार जो है कंप्लेंट आ रही हैं या शिकायतें आ रही हैं और वो कानून का जो है सम्मान नहीं कर रहे हैं और मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, सूचनाएं सही ढंग से नहीं दे रहे हैं, तो इसमें जो है सेक्शन 20 में सीआईसी को राइट है कि वो जो है फाइन लगा सकता है 25,000 रुपए तक, और अगर चाहे तो डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए भी लिख सकता है रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को। किसके अगेंस्ट में? सीपीआईओ के अगेंस्ट में या डीम्ड पीआईओ के अगेंस्ट में। डीम्ड पीआईओ का मतलब हो गया सेक्शन 5(4) और 5(5), हमारा एक वीडियो है इस पे भी, कि जब जो है सीपीआईओ उन अधिकारी को जो है डीम्ड पीआईओ बना देते हैं जो सेक्शन 5(4) में जो एचआई है, होल्डर ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो इस तरह से जो है डीम्ड पीआईओ के अगेंस्ट में जो है पेनाल्टी लगाई जा सकती है, किसके द्वारा? सीआईसी के द्वारा। इसलिए ये कानून बहुत प्रभावी है और इसका बहुत अच्छी तरह से जो है इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है और उसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं। और रियली हमारा जो गवर्नेंस है उसमें उत्तरोत्तर जो है सुधार हो रहा है, और ये पाया जा रहा है कि करप्शन जो है जरूर इसने थोड़ी सी नकेल लगाई है और इसके रिजल्ट जो इंटेंडेड रिजल्ट्स हैं वो मिल रहे हैं। हो सकता है कि जो वांछित डिजायर्ड रिजल्ट वो अभी तक नहीं आए हैं,
2005 के बाद 2023 हो गया, इसके बाद भी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ये कानून जो है बहुत ही प्रभावी और प्रो एप्लीकेंट बना हुआ है। आइए चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं कॉमन पिटफॉल की तरफ। कॉमन पिटफॉल देखिए, तीसरी पीपीटी आपके सामने खुली हुई है। कॉमन पिटफॉल में क्या है? पिटफॉल का मतलब होता है जब आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं और आरटीआई का काम देख रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनका आपको ख्याल रखना है। तो ये बहुत ये हमारा जो ये लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और हमारा आपका इंटरेक्शन जो है, अगर आप रियली किसी दफ्तर में आरटीआई का काम देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही काम का ये होने वाला है। तो मेरा निवेदन है, इसको अंत तक सुनते रहिएगा। देखिए, सबसे पहले जो कॉमन पिटफॉल है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है, मैंने करीब इसको 2009 से लेकर के 2019 करीब 10-11 साल मैंने इसका काम देखा है आरटीआई का। तो उससे अपने अनुभव से जनरेट होकर के मैंने ये 11 पॉइंट जो है रखे हैं कॉमन पिटफॉल्स में। तो सबसे पहली चीज आरटीआई में तो ये है, जब आप डील कर रहे हैं, कि इसका टाइमली जवाब जाना चाहिए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ ए पर्सन हु इज लुकिंग आफ्टर आरटीआई एक्टिव सेल या हु इज एक्टिंग एज वन ऑफ द आरटीआई ऑफिसर्स like APIO, CPIO और असिस्टेंट टू CPIO, APIO के टाइमली रिप्लाई जाना चाहिए। रिप्लाई जो है, जो भी अवेलेबल है, जैसा भी स्थिति है, हाँ, वस्तु स्थिति बिल्कुल तथ्यात्मक होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए, और वो टाइमली कन्वे करिए विद इन दी स्पैन ऑफ टाइम। जैसे 30 दिन का समय, तो 30 दिन में आप उसको कन्वे करिए। तो जवाब जरूर जाना चाहिए। अगर एक लाइन जवाब है कि भाई ये इस तरह की सूचना आप पहले मांग चुके हैं और इस तारीख को आपके इस एप्लीकेशन के तहत ये सूचना दी जा चुकी, यही लिख दीजिए। या आपका यही जवाब है कि ये सूचना ऑलरेडी आपने वेबसाइट में डाल दी, कृपया इस वेबसाइट जो है हमारी यूनिट का रिफर करिए और उसमें ये सूचना इस जगह आपको मिलेगी, यही लिख करके दीजिए। लेकिन टाइमली रिप्लाई मस्ट बी गिवन। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। दूसरा है प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ द आरटीआई केसेस। आरटीआई केसेस की प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहिए। देखिए, ये टाइम बाउंड काम है और क्वासी जुडिशियल, इसमें बहुत एक ट्रांसपेरेंसी ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाता है जो आरटीआई के काम को जो है और एक तरह से ऑडिट करेगा। डिपार्टमेंट में सीनियर ऑफिसर जो है सीपीआईओ के काम को भी वो लुक आफ्टर करेगा, देखेगा कि सीपीआईओ ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। जब ऐसी स्थिति है तो कम से कम इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग आरटीआई सेल में या आरटीआई ऑफिसर्स के द्वारा होनी चाहिए कि कौन सी एप्लीकेशन का रिसीव हुई, कितने दिन हो गए हैं, सूचना आई है कि नहीं आई है, सूचना आई है तो कंपाइल की जा रही है, भेजी गई कि नहीं भेजी गई है, या फर्स्ट अपील में कितने केसेस पड़े हुए हैं, या सेकेंड अपील में किस तारीख को लगी हुई है, ये नहीं, मतलब हर केस की प्रॉपर मॉनिटरिंग। या एप्लीकेशन में 10 बिंदु थे, 10 बिंदु जो है 10 होल्डर ऑफ इंफॉर्मेशन है, उनको आपने 10 को भेजा है कि नहीं भेजा है, उन 10 में से कितने जगह से सूचनाएं मिल गई हैं, फिर उनको कंपाइल करके आपको देना है एप्लीकेंट को। तो एक प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है आरटीआई केसेस की होनी चाहिए। इसके बाद आइए एनालाइजिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन आस्क्ड फॉर। जो इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट ने पूछा है उसको सबसे पहले है कि उसको एनालाइज करिए। उसको मान लीजिए 10 बिंदुओं पे पूछा है तो उसका एनालिसिस करिए कि कौन सा बिंदु जो है वो किस पर्टिकुलर फाइल से रिलेटेड है, किस एचआई, कौन होल्डर ऑफ इंफॉर्मेशन है उसका, किसको हम डीम्ड पीआईओ बनाएंगे जिसके पास वो सूचना है, और इस तरह के कितने जो है वो जगह जाएगा। वो मान लीजिए 10 पॉइंट और 10 अलग अलग सेक्शंस में जाने हैं, 10 अलग अलग अधिकारी के पास वो पर्टिकुलर फाइल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 जगह वो चिट्ठी भेज दीजिए। आप अपनी चिट्ठी बना करके उसमें एक पॉइंट लिखिए कि आपका पॉइंट नंबर 1 आपसे रिलेटेड, पॉइंट नंबर 2, ऐसे सबको अलग अलग अपना बिंदु जो है टिक कर दीजिए और भेज दीजिए सभी 10 लोगों को। तो वो अपना अपना बिंदु का जवाब देंगे और बाद में कंपाइल कर लीजिए। तो यानी उसका प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिए कि कहां पर वो, अगर यही एनालिसिस करते समय आपको लगे कि 10 में से 9 बिंदु तो आपकी पब्लिक अथॉरिटी के डोमेन में है और एक ऐसा बिंदु है जो आपसे रिलेटेड नहीं है, तो ये नहीं कि एप्लीकेंट को बैक कर देंगे या उसका जवाब नहीं देंगे, 6.3 में ट्रांसफर करिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेक्शन 6.3। आप जो है एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 5 डेज इसको 6.3 में ट्रांसफर कर दिए उस पब्लिक अथॉरिटी के पास जहां से वो रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें देखिए सो कॉल्स हमारे ऊपर हो गया था जब ये केस जो है डील हो रहा था, और मैं उस हियरिंग में उपस्थित था सीआईसी के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जिसमें हमारे सीपीआईओ के ऊपर जो है वो सो कॉज लगा दिया गया था। तो कहने का सेंस ये केवल प्रॉब्लम ये थी 6.3 में हमने ट्रांसफर नहीं किया था, और कारण क्या थी कि वो महाशय जो है जो एपिलेंट थे, अपील करता थे, उन्होंने करीब 60-70 आरटीआई लगाई हुई थी
एक ही वही उनका एक कोई ग्रीवेंस हो गया था उसी पर, और हम लोग जवाब दे करके बहुत थक चुके थे। तो एक केवल उनकी एप्लीकेशन, एक पॉइंट ऐसा था जिसको अंबाझारी हमें ट्रांसफर करना था, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहां पर, उससे रिलेटेड था। हमने वो ट्रांसफर, क्योंकि वो हमारे यहाँ भी लगाते थे और वहां भी लगाते थे, तो हम लोग हमेशा उसमें रहते थे फ्रेम ऑफ माइंड में कि वो जो है वहां भी लगाते हैं, तो ये पॉइंट तो उन्होंने वहां से ले लिया होगा और हमने जवाब नहीं दिया। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो उन्होंने पूछा सीआईसी के सामने कि भाई आपने ये बताइए, ये अपीलेंट कह रहे हैं कि आपने इसका जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा सर ये इनके पास काम ही क्या है, सुबह शाम तक जो है ये आरटीआई एप्लीकेशन लगाते रहते हैं, और ये उनका जो है 72वां आरटीआई एप्लीकेशन। उन्होंने कह दिया सो व्हाट, आप जो है ये सीआईसी का डायरेक्शन बता रहे, जो मुझे वर्बल उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, ईच एप्लीकेशन शैल बी टेकन इन आइसोलेशन। उनका देखिए मिस्टर गुप्ता, ईच एप्लीकेशन शैल बी टेकन इन आइसोलेशन, हर एप्लीकेशन को आप इन आइसोलेशन डील करिए। आप जो है ऑफिसर हैं, आप आरटीआई का काम देख रहे हैं, आप इस कानून से बंधे हुए हैं, और ये आपका उत्तरदायित्व है कि आप ये, ठीक है लगाया उन्होंने 70, मान लीजिए ये 71वीं एप्लीकेशन थी, तो 70 से आपको कुछ लेना देना नहीं, आप इसे एक पहली एप्लीकेशन समझिए, यानी इन आइसोलेशन हर एप्लीकेशन ट्रीट होगा, इसको बैक से रिलेट मत करिए आप, और उसका जवाब दे दीजिए, एक लाइन जवाब हो, 2 लाइन जवाब हो। अगर उसी तरह का सेम क्वेश्चन आप यही लिख के दे दीजिए कि ये ऐसा आपने पहले भी पूछा है, लेकिन आप जब आप कह रहे हैं कि अंबाझारी से रिलेटेड था, आपने 6-3 में ट्रांसफर क्यों नहीं किया, सो कॉज सेक्शन 20 क्यों ना एप्लीकेबल किया जाए। तो ऐसी स्थिति प्रैक्टिकली हमने देखी हुई है, संभाली हुई है, इसलिए मैं आपको अनुभव के साथ कहना चाहता हूं कि नहीं, आप हर एप्लीकेशन का जो है उत्तर जरूर दीजिए। कोई लगा रहा है, वो कानून में कोई बाइंडिंग नहीं कि कोई जो है कितने एप्लीकेशन लगाए, वो 10 महीने में 10 लगा रहा है, वो महीने में जो है 100 भी लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये उसका अधिकार है, और आपके जिम्मे ये है कि आप हर एप्लीकेशन का आपको जवाब देना टाइमली 30 दिन। नेक्स्ट आइए, एफर्ट शुड बी मेड टू पार्ट विद द इंफॉर्मेशन अंडर द एम्बिट ऑफ द आरटीआई। पहली बात तो प्रयास हमेशा ये करना चाहिए कि आरटीआई के तहत जो सूचना देनी है, और जो सेक्शन 8 में या 9 में जो है एग्जम्प्ट नहीं है, तो वो देनी चाहिए, कानून बना देनी चाहिए, अच्छे मन से देनी चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब कि अच्छे मन से प्रयास करना चाहिए कि सूचनाएं दी जाए। और अभी तो हालत ये है कि सेक्शन 4 में जो है, जो आप पब्लिक अथॉरिटी का जो ये आपका उसके ऊपर जो ऑब्लिगेशन लगाया है सेक्शन 4 में, वो ये कहता है कि सू मोटो डिस्क्लोजर करिए। अब सू मोटो डिस्क्लोजर का सेंस ये है कि स्वतः आरटीआई लगाने ही नहीं पड़े, देश में ऐसी स्थिति बन जाए कि किसी को आरटीआई लगाने की जरूरत ही ना पड़े, और आप वो जो है बस वेबसाइट खोले और उसे सूचना मिल जाए। बहुत ही रेयर कोई आरटीआई लगे आपके दफ्तर। हर साल आपको जो अपनी वेबसाइट को अपडेट करते जाना है, उसमें उसकी एडिक्वेसी को मेंटेन करने चाहिए, उसमें मेंटेन करते जाना है, इस पे R&D चलते रहना चाहिए, और उसमें बराबर जो है पोस्टिंग करते जाइए आप अपनी वेबसाइट में। उस वेबसाइट का ऑडिट भी होता है, उसे ऑडिट कराइए, थर्ड पार्टी से ऑडिट कराइए, आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसा दीजिए और उसको ऑडिट करा करके उसकी रिपोर्ट सीआईसी भेजनी रहती है। और यहां तक उसकी इंपॉर्टेंस है कि सीआईसी जो है उस ऑडिट रिपोर्ट को आपके दफ्तर की, वो आपके मिनिस्टर और सेक्रेटरी के बीच में एक आरएफडी डॉक्यूमेंट्स होता है, उसमें उसका उल्लेख किया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट वो चीज। आइए इसके बाद है पॉइंट नंबर 7, एग्जाम्पशन टेकन शुड बी रीजनेबल एंड लीगली सपोर्टेड। अगर आपने एग्जाम्पशन लिया है तो बिल्कुल सही होना चाहिए और लीगली सपोर्टेड, वो फट नहीं हो जाना, ये ना हो कि आगे जाकर के आप वो सेकंड अपील में जो है वो ठहरे ना आपका। तो जो भी आप एग्जाम्पशन सेक्शन 8 या 9 में ले रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको जो है उसका नॉलेज हो, परफेक्शन हो, और जो है आप बिल्कुल रीजन्ड ऑर्डर में दें, ताकि जो है वो स्टैंड करे सेकंड अपील तक। मेक एप्लीकेबल सेक्शन 5(4), हमने ये ऑलरेडी बताया हुआ है एक उसके वीडियो में कि 5(4) 5(5) क्या है। तो आप हमेशा जो है सेक्शन 5(4) को एप्लीकेबल करिए अगर आप आरटीआई डील कर रहे हैं। यानी जिसके पास जो होल्डर ऑफ इंफॉर्मेशन है, एचआई जो है, उसको जब भी आप भेजिए चिट्ठी कि भाई ऐसा ऐसा कोई एप्लीकेंट मांग रहा है, ये सूचना आपके पास, तो उसको नीचे लिख दीजिए कि आप इस सूचना के लिए आप जो है डीम्ड पीआईओ, और आपसे जो है सीपीआईओ जो है 5(4) के तहत जो उसे अधिकार प्रदत्त है वो आपसे मदद मांग रहा अपनी जो ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब वो डीम्ड पीआईओ हो गया। अब वो 5(5) में अगर कोई कंट्रोवेंशन होता है तो उसके ऊपर जो है बात आएगी, उत्तरदायित्व उसका होगा डीम्ड पीआईओ उस सूचना के लिए। सीपीआईओ केवल पोस्टमैन के रूप में काम करेगा।
तो इसलिए 5(4) को हर बार एप्लीकेबल करिए। वो जो चिट्ठी आपकी जाती है, जब सूचना किसी से आप मांगते हैं, किसी जो होल्डर ऑफ इंफॉर्मेशन है, फाइल जिसके पास है, तो आप उसको बना दीजिए कि आप जो है 5(4) में जो है आप डीम्ड पीआईओ हैं। सीपीआईओ ने आपको जो है डीम्ड पीआईओ बना दिया क्योंकि आप होल्डर ऑफ इंफॉर्मेशन है। आगे आइए, एक्ट टू बी ऑनर्ड। देखिए कानून जब बना हुआ तो कानून का सम्मान किया जाए। एंड एक्सेस टू द एप्लीकेंट टू द इंफॉर्मेशन फैसिलिटेटेड। और जब कानून है तो क्यों नहीं, हमारा काम है जो एप्लीकेंट का एक्सेस है, पहुंच है, वो सूचनाओं तक क्यों ना आप जो है उसे सुगम बनाएं। यही तो उत्तरदायित्व दिया गया है कि हर एप्लीकेंट का जो बोनाफाइड इंफॉर्मेशन सीकर है उसका एक्सेस हम सूचनाओं तक पहुंचाएं, उसको सुगम बनाएं, उसके लिए बैरियर मत बने, उसके लिए बहुत बीच में जो है अवरोध मत खड़ा करें हम किसी तरह का। हमेशा हम चाहे कि जो सूचना है, हाँ जहां एग्जाम्पशन लेना है लीजिए, नो प्रॉब्लम। कानून के दायरे में रहते हुए जो कानून ने मुहैया कराया, हमको अगर एग्जाम्पशन चाहिए हम लेंगे, हम बिल्कुल रिजर्व ऑर्डर में उसको ऑर्डर देंगे, उसके बाद उसको चाहेंगे कि वो स्टैंड करें। लेकिन जहां सूचना देना है वो जरूर कोशिश करिए देने का। जब नहीं है सूचना आपके डोमेन में तभी कहिए कि हाँ सूचना नहीं है, वो भी एक रिप्लाई है। अगर आपके डोमेन में नहीं है, अब अगर वो एप्लीकेंट कहता क्यों नहीं है तो क्यों का जवाब आप नहीं देंगे, वो आरटीआई का लेवल नहीं है, फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल में जाएगा। लेकिन हाँ, अगर सूचना नहीं है उसकी जो मांगी उसने, तो आप यही लिख के देंगे कि भाई जो सूचना है वो सीपीआई के डोमेन में उपलब्ध नहीं। अब क्यों नहीं उपलब्ध है, इसे तो होनी चाहिए, तो वो उसका जवाब जो है वो दूसरा चैनल है, आरटीआई चैनल नहीं है। आइए नेक्स्ट है, इन केस सो कॉज। अगर मान लीजिए कभी कोई ऐसा डील करते समय सो कॉज हो जाती है, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। सो कॉज मैंने बताया कि हमारे ऊपर सो कॉज हो गया था, फिर सीपीआईओ हमारे जीएम साहब से नीचे नंबर 2 ऑफिसर थे। अब प्रॉब्लम तो थोड़ी सी होती है, जो नीचे के ऑफिसर स्टाफ डील करते आरटीआई, हम लोग के ऊपर बात आई थोड़ी सी, उनका ये कैसे हो गया सो कॉज। सीपीआईओ ने जवाब तलब किया, मैंने कहा सर हो गया, अभी तो हम लोग डील करते हैं, अब वो 6-3 में ट्रांसफर करना चाहिए था। मेरे मुंह से जैसे निकला कि अंबाजारी सर ये तो हम लोग का नहीं अंबाजारी, तो उनका 6-3 में ट्रांसफर क्यों नहीं किया, और तुरंत उन्होंने सो कॉज कर दिया और कुछ सुना ही नहीं। तो यानी बाद में हमें जो है वो दिल्ली रजिस्ट्रार, उनके रजिस्ट्रार से हम मिले, पूछा, उन्होंने सब बताया पूरी बैकग्राउंड। उस समय तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उतना टाइम नहीं रहता, जब पूरा उन्होंने बैकग्राउंड उस केस के देखा तो उनका कोई बात नहीं, आप ऐसा जो है एक बढ़िया सा ड्राफ्टिंग करिए और पूरा उसमें सिनेरियो दीजिए कि कैसे कैसे क्या जो है हुआ, और इसके बाद फिर जो है एक लाइन लिख दीजिए कि सर मतलब ये जो रेफरेंस इस तरह की जो है भूल की अब आगे नहीं होगी, तो सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स शैल नॉट बी रिकॉर्ड इन फ्यूचर, ऐसा लिख दीजिए, काम खत्म। एक माफीनामा टाइप हो जाता लास्ट में। तो सारी बैकग्राउंड देने के बाद फिर ये करना पड़ा, फिर ड्रॉप हुआ वो मामला, हियरिंग हुई और हियरिंग में फिर ड्रॉप हुआ। तो उसको एक जुडिशियसली जो है रिप्लाई करिए, घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, वो ड्रॉप हो जाता है। कोई ऐसा नहीं कि अगर सो कॉज कर दिया तो सेक्शन 20 एप्लीकेबल ही हो जाएगा। आप पूरा अपनी तरफ से जो है थॉरली उनको जवाब दीजिए और बिल्कुल लॉजिकली और बिल्कुल क्लियरली, और ठीक जाकर के उसको रजिस्ट्रार से मिल करके उसको कंसल्ट करके और उस चीज को उनको अवेयर कराइए। अब आइए से लास्ट जो पॉइंट हमने रखा है पिटफॉल्स में गया है 11, ऑडिट ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज ऑब्लिगेशंस एज प्रोविजन इन सेक्शन 4, पर्टिकुलरली 4(1)(b) रोमन 1 to रोमन 17। ये क्या है? मैंने आपको जैसा बताया कि आरटीआई एक्ट में देयर आर 31 सेक्शंस, 31 सेक्शन है और 2 शेड्यूल है इसमें। 31 सेक्शन में केवल एक सेक्शन जो 4 है वो इतना प्रभावी अपने आप में है कि अगर वो एप्लीकेबल हो जाए सारे हिंदुस्तान के जितने भी ऑफिसर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के चाहे स्टेट गवर्नमेंट के, तो आपको जो है 60-70%, 80% करप्शन जो है वो खत्म हो जाएगा, केवल सेक्शन 4। और ये सेक्शन 4 आज का नहीं है, तो 2005 में जब कानून बना तभी एप्लीकेबल करना चाहिए था, लेकिन आज तक हिंदुस्तान के सभी ऑफिसर्स में ये सेक्शन 4 जो है एप्लीकेबल नहीं हुआ है, पूरी तरह से इसकी तैयारी नहीं हुई। कारण क्या? यही कारण है कि अगर ये अच्छी तरह से इतना ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए तो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। तो अब इसका फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2010 के आसपास आकर के 12 के आसपास इसका ऑडिट करवाने का ट्रांसपेरेंसी ऑफिसर इसमें अपॉइंट किया, फिर इसके बाद ऑडिट, इसके और थर्ड पार्टी ऑडिट का भी ये इंस्ट्रक्शंस आए 2012-13 के आसपास, और अभी नहीं 17-18 के आसपास। तो यानी ऑडिट ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज ऑब्लिगेशंस, पब्लिक अथॉरिटीज की जो ऑब्लिगेशन है सेक्शन 4 में एज प्रोविजन इन सेक्शन 4, पर्टिकुलरली 4(1)(b) में रोमन 1 से 17 में जितना लिखा हुआ है उसको ऑडिट कराइए आप। वो पब्लिक अथॉरिटीज की ऑब्लिगेशन क्या है? वही कि आपका वेबसाइट जो है अच्छी तरह से तैयार है कि नहीं, अपडेटेड है कि नहीं, और सारी इंफॉर्मेशन उस पर डालिए। जैसे आपका जैसे रोमन 1 से 17 तक जो है हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे
कि ये रोमन 1 से 17 तक क्या है। इसमें यही है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें आप काम कर रहे हैं उसकी सारी सूचनाएं जो है आप वेबसाइट पे डालिए। हर और जितना भी है अपडेशन उसका होना चाहिए, R&D बराबर चलता रहना चाहिए और स्टेक होल्डर्स के भी जो है एडवाइस लेते रहना चाहिए। इसमें मीटिंगें होनी चाहिए और इसमें क्या अच्छे से अच्छा और इसमें किया जाए कि हर एप्लीकेंट की जो आपके कस्टमर्स हैं उनको कोई भी असुविधा ना हो। ये पूरा चीज जो है वेबसाइट में आपको डालना, बजट कितना मिलता है, किस किस को कितना बजट के खर्च किया जाता है, किसके हिसाब से हर चीज उसमें डालना है। आपके ऑफिसर कितने हैं, उनके पे पक्ष हर चीज, मतलब ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन शैल बी देयर ऑन वेबसाइट। तो ये रोमन 1 to 17 है और इसका जो है हमें बराबर ख्याल रखना है। कई बार हम देखते हैं कि कई गवर्नमेंट दफ्तरों में CPIO चेंज हो गया लेकिन उसको अपडेट ही नहीं करते हैं। जो पर्टिकुलर ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया, नया ऑफिसर बन गया लेकिन वो वेबसाइट में नहीं। ये ख्याल रखना है कि एक बार वेबसाइट बनी हुई तो उसका हर निरंतर जो है रियल टाइम में अपडेशन होते रहना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो निश्चित रूप से इन पिटफॉल्स का अगर आप ख्याल रखेंगे तो मेरे ख्याल से RTI डील करते समय जो है आपको कोई असुविधा नहीं होगी। और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ एडमिन डिवीजन। जो एडमिन डिवीजन में लोग काम करते हैं उनका ये भी एक कर्तव्य है। भाई ये क्यों हम माने कि हमारे ऊपर बोझ है, हमें इस रेंट ऑफ माइंड या फ्रेम ऑफ माइंड में काम नहीं करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वी शुड बी वेरी वेरी जस्ट। हम लोग बिल्कुल न्यायिक तरीके से कानून का जो है सम्मान करते हुए और एप्लीकेंट तक जो है सूचनाएं मुहैया कराने के लिए जो उनको अधिकार प्रदत्त है इस कानून के तहत उसको जो हमें सुगम बनाने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो यहीं ओवर होता है और मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है सर्विस मैटर्स का मेरे, तो कृपया इसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। आई वुड बी मीटिंग यू आफ्टर gap of 1 or 2 days again with a new video on RTI. Thank you very much.